चलिए आगे बढ़ेंगे और श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां पर दिल्ली पुलिस आज साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है और इसे लेकर के दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि लगभग 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट है, जिसे 100 गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार किया गया है। छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां, उनकी डीएनए रिपोर्ट को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। इसके अलावा आफताब का कबूलनामा, जो हत्यारा है जिसने श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े किए, उसका नार्को टेस्ट, उसकी रिपोर्ट भी इसमें शामिल की गई है। हालांकि इन दोनों रिपोर्ट की कोर्ट में ज्यादा अहमियत नहीं होगी। हत्यारे आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया गया था, इसे भी चार्जशीट में जोड़े जाने की उम्मीद है। तो आफताब पर यह आरोप है कि इसने श्रद्धा की हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और कई टुकड़े करने के बाद एक एक टुकड़ों को उसने निर्दयता के साथ बेरहमी से हत्या करने के बाद श्रद्धा के शरीर के टुकड़े जंगलों में फेंके। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ की और देश भर में इसके खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। अब साकेत कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट दाखिल करने के बाद यह पूरा मामला अदालत में चलेगा। और इसी बीच खबर यह कि दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में बोर्डिंग के वक्त एक पैसेंजर और क्रू के बीच में विवाद हुआ है। आपको बता दें कि इसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने अबसार आलम नाम के शख्स को अरेस्ट कर लिया, जो फ्लाइट में लड़ाई कर रहा था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस आलम पर फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर से बदसलूकी करने, छेड़छाड़ करने के आरोप है। फ्लाइट से उतारे जाने के बाद स्पाइसजेट के सुरक्षा अधिकारी सुशांत श्रीवास्तव ने पीसीआर कॉल की और पुलिस ने दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाले अबसार आलम को गिरफ्तार कर लिया। आलम अपने परिवार के साथ हैदराबाद जा रहा था, लेकिन फ्लाइट क्रू से उलझ गया और लड़ाई करने लगा। हिंदी में बात करो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बस्ती से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बेरोजगार आक्रोश यात्रा को लेकर के बड़ी अपडेट है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यात्रा निकाल रहे हैं। आगरा रोड पर रोकने के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने आगरा रोड पर कड़ी बैरिकेडिंग की है और ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस्ती में भी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन की ओर से इस आक्रोश यात्रा को रोकने की तैयारी बस्ती में कर ली गई है। उधर दौसा में बड़ी संख्या में बेरोजगारों के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी इस आक्रोश यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। जयपुर कूच करने के लिए तैयार है और प्रशासन ने दौसा से लगाकर जयपुर तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की है। पुलिस फोर्सेस को लगाया है। आरएससी की कंपनियां हैं, रिजर्व पुलिस की कंपनियां हैं, उनको यहां पर तैनात किया गया है। खासतौर पर बस्ती में बैरिकेडिंग लगाकर के इस यात्रा को यहां तक रोकने की कोशिश की गई है। और फिलहाल अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा में मौजूद हैं अपने समर्थकों के साथ और बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के साथ जयपुर कूच करने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में और कभी भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां से कूच कर सकते हैं। हालांकि उनकी रणनीति यह है कि प्रशासन को चकमा देकर, किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर जयपुर पहुंच जाएं। जयपुर में भी उनकी एक सभा है जहां पर वो बेरोजगारों को संबोधित करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, मौसम की बात करेंगे। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और मावठ की बारिश ने कई जिलों को भिगोना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राजसमंद, करौली, भरतपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर जारी है। इससे सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई जिलों में मावठ होने से सर्दी एक बार फिर से बढ़ेगी। 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों की। राजसमंद, करौली, भरतपुर की तस्वीरें हैं जहां पर मावठ की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे पहले जब बादलों की आवाजाही का दौर चला तो हालांकि तापमान थोड़ा जरूर बढ़ोतरी इसमें देखी गई थी, लेकिन अब मावठ के बाद सर्दी बढ़ सकती है। तमाम जगहों पर सर्दी पहले से ही सितम डाल रही है और अब मावठ ने हालांकि किसानों को जरूर राहत दी है, फसलों में उनके फायदा पहुंचेगा, लेकिन आम लोगों पर सर्दी की मार बढ़ेगी।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर तैयार है और अब बस मुकाबले का इंतजार है भारत की जीत का, और इंतजार है रनों की बारिश का, इंतजार क्लीन स्वीप करके वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने का भी है। और यह इंतजार आज खत्म होगा जब होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। रिपोर्ट देखिए। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाना है। मैच के लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में सारी तैयारियां पूरी हैं। इससे पहले भारत ने सीरीज के दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। भारत इस सीरीज में निर्णायक बढ़त ले चुका है। हैदराबाद में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया। वहीं रायपुर में दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने कीवियों को 8 विकेट से शिकस्त दी। अब तीसरे मैच में रोहित शर्मा एंड कंपनी मेहमानों का 3-0 से सफाया करना चाहेगी। बात करें इंदौर के होलकर स्टेडियम की तो टीम इंडिया के लिए होलकर स्टेडियम अभी तक लकी साबित हुआ है और इस स्टेडियम में भारत का दमदार रिकॉर्ड भी रहा है। इंदौर में अभी तक कोई भी ओडीआई मैच नहीं हारा है भारत। इंदौर में हुए 5 ओडीआई मुकाबलों में भारत को जीत मिली है। भारत में सीरीज जीत का न्यूजीलैंड का सपना अभी भी अधूरा है। 34 सालों से भारत में सीरीज नहीं जीता है न्यूजीलैंड। क्लीन स्वीप से ओडीआई रैंकिंग में भारत नंबर 1 हो जाएगा। घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीता है भारत। भारत ने यहां पर एक भी वनडे मैच नहीं गंवाया है। उसने यहां अभी तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। भारत ने यहां पहला वनडे मैच 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इसमें 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को यहां पर हराया। उसने यहां आखिरी वनडे मैच 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसे 5 विकेट से भारत ने जीता था। भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड का फिर वनडे सीरीज जीतने का सपना अधूरा ही रह गया है। कीवी टीम बीते 24 सालों से भारत की धरती पर एक दिवसीय सीरीज नहीं जीत पाई। न्यूजीलैंड की टीम साल 1988-89 से नियमित अंतराल पर भारत वनडे सीरीज खेलने आती रहती है, लेकिन इस दौरान उसे एक बार भी भारत में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने में कामयाबी नहीं मिल पाई। मौजूदा सीरीज में अगर देखा जाए तो भारत ने उसे हैदराबाद और रायपुर में हराकर अजय बढ़त हासिल कर दी है। भारत अपनी सरजमी पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आया है और भारतीय टीम ने अपनी जमीन पर लगातार 7वीं वनडे सीरीज अपने नाम की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसीलिए क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि भारत में भारत को हराना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे युवा पीढ़ी से मुखातिब किस तरीके से प्रधानमंत्री हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 चुने हुए होनहार युवाओं से सीधा संवाद किया है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, असम से लेकर के गुजरात तक और हर जगह से युवा चुने गए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद के लिए। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल से युवाओं से जुड़ करके उनसे उनके मन की बात जानी है और उनके साथ संवाद किया है। दरअसल युवा नेताजी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चुने गए थे और अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संवाद में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश से है, ये कर्नाटका से हैं, मैम केरला से हैं, ये बिहार से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। ऐसे थोड़ा चलता है जी। सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। आप लोगों ने नेताजी के जीवन में बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा। गहराई से किया होगा कि गूगल से किया होगा वो तो भगवान जाने, क्योंकि आजकल तो लोग गहराई से नहीं करते, गूगल से करते हैं। जब यहाँ आया था पहली बार कभी फ्लाइट में ही नहीं चढ़ा था, तो घर से मम्मी तो पैनिक कर रही थी कि इतने ऊपर जाओगे क्या होगा नहीं होगा। पर मैंने जब कल फोटो भेजा, वो बादल थे उसका फोटो भेजा,
तुम क्या बादल के ऊपर थे कि नीचे थे? मैं 2015 से आपसे हर रोज नहीं मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे। I am very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. आप में से करीब 8-10 घंटे तो हो गए हैं आप लोगों को साथ में। ज्यादा से ज्यादा नाम कोई बता सकता है इनमें से? कौन बता सकता है कि मैंने इतने लोगों को नाम और उनका स्टेट? अरुणाचल प्रदेश से है, ये कर्नाटका से हैं, मैम केरला से हैं, ये बिहार से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, वो उड़ीसा से हैं। नमस्कार। सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए मैंने इसलिए कहा कभी कोशिश करनी चाहिए। कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जागृत मन से उसको मिलते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है। जैसे अभी मैं आते ही कहा, अच्छा भाई तुम मुझे दोबारा मिल गए। अच्छा अभी मैंने इस बेटी को कहा तुमने वाइस चांसलर वाला तो सुबह भी मुझे बताया था, तो वहां तो मैं चलते चलते मिल रहा था आप लोगों को, लेकिन किसी से आधा सेकंड 1 सेकंड बात हुआ, लेकिन मैंने अभी उसको फिर से दोहराया, सही व्यक्ति के सामने दोहराया, क्योंकि मैं उस समय भी ऐसे नमस्ते नहीं कर रहा था, भले 5 सेकंड था लेकिन आपसे जुड़ रहा था। कोशिश करनी चाहिए जिससे मिले उसकी बात याद रहे, चेहरा याद रहे, नाम याद रहे। धीरे धीरे आपका एक नया एप्टीट्यूड डेवलप होगा। और 5 साल के बाद भी कोई मिलता है, अच्छा आप वहाँ मिले थे, वही एकदम उसको लगेगा अरे वाह ये मुझे इतना अपनापन से बात करते हैं। अच्छा नेताजी की वो कौन सी चीज है जो आप जीवन में लाना चाहेंगे? मैं नेताजी से संगठन क्षमता सीखनी चाहूँगी। मैं उनसे सीखना चाहूँगी कि पूरी दुनिया के मतलब नेताजी ने पूरी दुनिया के भारतीयों को एक साथ संगठित करके अंग्रेजों से लड़ाई की। वैसे ही मैं चाहूँगी कि हमारे देश के सभी लोग, केरला हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, कहीं पे भी हो, सभी एक साथ मिलजुल कर जो हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ हम लड़े। और एक और चीज़ सीखना चाहूँगी, सपना देखना। मैं 2015 से सपना देख रही हूँ और मैं 2015 से आपसे हर रोज नहीं मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज आप जिस सेंट्रल हॉल में बैठे थे उसका कोई इतिहास पता है आपको? सेंट्रल हॉल क्या है? When I entered that hall, I got that goosebumps because that Constitution Assembly met in that hall. Being a law person from the law background, I had that opportunity to sit in that hall and see the whole surroundings, and it was a great experience for me, sir. आपको मालूम है आप जिस चेयर पे बैठे थे वहाँ देश के कोई न कोई महापुरुष बैठे थे जो संविधान बना के गए। उस जगह पे आज आप बैठे थे, फील कर रहे थे आप? जन्मदिन पहले भी आते थे, सदन में हम लोग जाते थे, फूल भी चढ़ाते थे, और जिस महापुरुष का जन्मदिन है उनकी अगर कोई ऑडियो अवेलेबल है तो सुनने का भी मौका मिलता था। लेकिन एक 5-25 लोग हम चले जाते थे। उसमें से विचार आया कि देश भर से हर महीने किसी न किसी जन्मदिन में देश भर से अगर नौजवानों को बुलाया जाए। ये कल्पना, ये कार्यक्रम आपने सुना, फिर आप आए, आज मिले, क्या लगा आपको? सर मेरा नाम परनीत है, मैं पंजाब से हूँ। सत श्री अकाल। मैं यहाँ पर आके पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। आज तक उनको किताबों में पढ़ते थे, पर यहाँ आके पता लगा। जब हम स्टेयर्स पर चल रहे थे तब भी एक एक बार रियलाइज़ हो रहा था कि कितने हमारे मिनिस्टर्स होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया होगा, हमारे लिए सब तैयार किया है, वो इस सीढ़ियों पर चढ़े होंगे। बहुत गर्व महसूस हो रहा था। यहाँ पे खड़कर आपके सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे, जहाँ से पूरे भारत का एक एक हिस्से में
जो कुछ भी होता है उसका निर्माण उसकी सोच जहाँ से पैदा होती है। This is Aisha Rukshana from Tamil Nadu, and it was a dream come true to come to Delhi and meet such wonderful persons, and to pay homage to Subhash Chandra Bose was something that is very exciting, because from him I learned that we need to have the courage of patriotism within ourselves, and I feel that he was a true patriotic hero and I must be like him, and I'm very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. Thank you, sir. देखिए मेरा आप सब नौजवानों से जरूर सुझाव रहेगा कि आप यहाँ जहाँ भी जाएं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, कुछ नोट भी बनाने की आदत बनाइए। बहुत कुछ है। दूसरा, बहुत कुछ पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, लेकिन जब मौका मिले अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा मैं भी कोशिश करूँगा, उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूँगा। वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद।